बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रदीप चौबे जी का। चेयरमैन हैं बैरियाट्रिक एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी के मैक्स हॉस्पिटल से संबंध। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चौबे आपका। गुड इवनिंग सर। हमारे साथ हैं डॉक्टर अखिल शर्मा, प्रोफेसर कार्डियोलॉजी केजीएमयू लखनऊ। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा सर आपका भी हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखा शर्मा, साइंटिफिक मेंटर, रैनफोर्ट वेलनेस की और जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा आपका हमारे शो पे। डॉक्टर चौबे, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं सर, और वही जो हमने पूरा थीम रखा है इसका, कि अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार दोहरा रहे हैं, आप जैसे एक्सपर्ट्स लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं, हमारी आंखों के सामने ये क्राइसिस अब विजिबल है एज अ मेजर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। तो इसको एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? देखिए, आई थिंक इट्स अ प्लेजर टू बी इन योर प्रोग्राम। वेलकम सर। इसको राष्ट्रीय प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अवेयरनेस। एंड एक बार अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक हम इस दिशा में स्टेप ले चुके होंगे। और मेरे विचार में ये अवेयरनेस हमको स्कूल्स में शुरू करना चाहिए, छोटे बच्चों के स्कूल में, जहाँ भी हम उनका वेट और हाइट लेके उनका बॉडी मास इंडेक्स इंडेक्स कैलकुलेट करें। दैट इज अ वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट एज फार एज पॉसिबल फॉर द क्वांटिफिकेशन ऑफ द ओबिसिटी। उसमें ये हो जाता है कि अपने को मालूम पड़ता है कि पिछले साल इस बच्चे का बॉडी मास इंडेक्स 25 था और इस साल 27 हो गया है। इसका मतलब वेट गेन कर रहा है और मोटापे की तरफ अग्रसर हो रहा है। और वो एक स्टेज है जब हमारे लिए हो सकता है कि काफी आसान और छोटी छोटी चीजों से ही हम उसको उस स्टेज पर रोक सके और उसके प्रोग्रेस को खत्म कर सके या स्लो कर सके। बट अगर हमको सडनली मालूम पड़ेगा कि बच्चे का बीएमआई पहले 25 था और 5 साल बाद 35 हो गया या 36 हो गया या 37 हो गया, जब तक शायद मेरे ख्याल से ये काफी लेट हो चुका होगा। और जैसा मोदी साहब ने बोला कि अगर हम इस चीज को लेते हैं कि हर महीने अगर हम थोड़ा ऑयल कम करें तो उसका मतलब है फैमिली पूरी उतना परसेंट ऑयल कम कंज्यूम करेगी और इसका मतलब उतनी कम कैलोरी हमको मिलेगी एंड वेट को कंट्रोल करने में हमको काफी मदद मिलेगी। तो मेरा ऐसा विचार है कि बॉडी मास कैलकुलेशन, जैसे हम पीटीए करते हैं, पेरेंट टीचिंग मीटिंग होती है, उसमें मैथमेटिक्स के मार्क्स को देखने के अलावा शायद अगर हम बॉडी मास इंडेक्स को भी कैलकुलेट करें और मॉनिटर करें दिस इज वो बहुत अच्छा होगा। ये बहुत ही अनोखा और एक नायाब आइडिया मुझे लग रहा है सर। डॉक्टर अखिल शर्मा, आपका मैं इस पर थोड़ा सा टेक चाहूँगा कि क्यों ना बच्चों की हम स्क्रीनिंग का, अर्ली एज स्क्रीनिंग की हम बात करते ही हैं, तो क्यों ना फिर स्कूल लेवल से इस तरह की कवायदें शुरू हों कि कम से कम हमें बीएमआई जैसे बुनियादी चीज़ों के बारे में पता रहे और आगे चलकर बच्चे का ये बीएमआई की ट्रेजेक्ट्री हम आराम से इसको ट्रैक कर पाएं, ताकि हम देख पाएं कि क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसको इंप्लीमेंट करने में कोई खास दिक्कतें आप देख रहे हैं? पूरी तरह सहमत हूँ डॉक्टर चौबे की सजेशन से। आई थिंक ये हमारी सोसाइटी और हमारे बच्चों के लिए बेस्ट तरीका होगा कि हम उनको जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाएं कि समस्या क्या है और हम उसे कैसे निवारण कर सकते हैं। तो किसी भी समस्या को खत्म करने का लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि हम उसे पहचानें। जैसा डॉक्टर चौबे ने कहा, अगर हम अपने बच्चों में मोटापे को पहचानना शुरू करें, हम ये मानना शुरू करें कि मोटापा खाने पीने या एक अच्छे घर से होने की पहचान ना हो के एक बीमारी है, तो शायद हम इसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे और हमारे बच्चों को हम अच्छा भविष्य दे पाएंगे। बीएमआई जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, आई थिंक बहुत ही आसान तरीके से हम इस मेजरमेंट को करके जान सकते हैं कि हमारे बच्चे मोटापे से ग्रसित हैं। जैसे हम अपने बच्चों के मास्टर कार्ड पे और कह सकता हूँ कि मार्कशीट पर नंबर्स लिखते हैं, फादर्स का नेम लिखते हैं, उनकी एज लिखते हैं, अगर हम उस पर बीएमआई लिखने लगें और उसका प्रोग्रेशन लिखने पर लगे कि पहली क्लास में कितना था, दूसरी क्लास में कितना हुआ, अभी इम्प्रूव हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है,
तो आई थिंक पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, और मैं कह सकता हूँ बच्चों के लिए भी एक ये अच्छी शुरुआत होगी। वो जान पाएंगे कि उनकी हेल्थ किस दिशा में जा रही है, और शायद वो हेल्दी रहने के लिए ज़्यादा एफर्ट कर पाएंगे। और माताजी, पिताजी, और मैं कह सकता हूँ कि हमारा समाज और पूरा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरफ ध्यान दे पाएगा। तो मैं पूरी तरह एग्री हूँ डॉक्टर साहब के कथन से कि हमको एज सून एज पॉसिबल इस बीमारी को पहचानना चाहिए, और आगे जो महामारी हमारे देश में आने वाली है उसको रोकने का ये बेस्ट तरीका होगा। एब्सोल्युटली। डॉक्टर शिखा मैम, आपके पास आऊँगा। अब थोड़ा सा आइडिया तो मैम बहुत अच्छा है ये, और इनफैक्ट ये पहले से ही बातचीत होती भी आई है कि भाई आप कम से कम एक मास स्क्रीनिंग ड्राइव चलाएं पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें उनका बच्चों या जो यंगस्टर्स हैं, और मैं तो कहता हूं कि अब एडल्ट्स का भी, जिनकी स्वास्थ्य जांच वगैरह नहीं हुई है, बीएमआई, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल, इन सबको आप इकट्ठा करें। लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं मैम, कॉन्सेंट मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लेना बड़ा जटिल काम है हमारे देश में, अभिभावकों की सहमति, बच्चों की समझ, दोनों को भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ कल्चरल सेंसिटिविटीज़ भी हमारे यहाँ, कुछ खास समुदाय भी हमारे यहाँ ऐसे हैं जो ओबेसिटी स्क्रीनिंग, इन सब चीज़ों को बड़े व्यक्तिगत मामलों के तौर पर परिवार देखते हैं। अब उनका दोष भी नहीं है। तो इस तरह की प्रैक्टिकल चीज़ें आएंगी मैम, तो यहाँ पर कैसे पार पाया जाए व्यक्तिगत, समाज और सरकारी स्तर पर? जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, पहली चीज मैं ये कहूंगी कि न्यूट्रिशन एजुकेशन और पर्सनल हेल्थ एंड फिटनेस एजुकेशन स्कूलों में एक अनिवार्य सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, जिसकी पूरी मार्किंग होनी चाहिए। इसका नहीं इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 90% लोगों को, बच्चों को पता ही नहीं होता कि एक्चुअली न्यूट्रिशन है क्या, एक्सरसाइज का महत्व क्या है। तो आई थिंक जब तक ये एक प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं होगा और उस पर प्रॉपर एग्जाम्स नहीं होंगे, और साथ में इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कैरिकुलम, तब तक इसको सीरियसली नहीं लिया जाएगा। बिकॉज आज भी ये माना जाता है कि अगर आप पढ़ाई में व्यस्त हैं तो आप अच्छे बच्चे हैं, और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं। तो ये चेंज होना चाहिए। सेकेंडली, आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि जब स्कूल्स की एक बेंचमार्क सेट होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, तो वो एक कुछ बेंचमार्क्स पे उनकी असेसमेंट होती है। तो ये बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ बच्चों का हेल्थ स्टेटस क्या है, ये उस बेंचमार्क में जो नेशनल काउंसिल है एजुकेशन का, उसको ये बेंचमार्क ऐड करना पड़ेगा। तभी स्कूल्स इसको थोड़ा सीरियसली लेना शुरू करेंगे। नंबर 3 विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज कि इसकी जब तक हम एक सर्टन लेवल तक रिपोर्टिंग नहीं शुरू करेंगे कि बच्चों, जैसे हम कह रहे हैं कि हर एक स्कूल में कितने बच्चे ऐसे हैं जो बीमार हैं, तो अगर एक बेसिक लेवल ऑफ रिपोर्टिंग अगर हम शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ, नंबर्स की तरफ सरकार का भी ध्यान जाएगा और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का भी ध्यान जाएगा। हाँ, एब्सोल्युटली मैम, बिल्कुल मैम। नेटवर्क की इशू आ रहा है, एक छोटे से ब्रेक लिए मैं रुक रहा हूँ। अब देखिए, ये पॉलिसी लेवल पर हमने बातचीत करी और इस पर क्या होना चाहिए, एक नेशनल आंदोलन ये बने, इस पर हमने बातचीत की। अब हम व्यक्तिगत स्तर पर आएंगे, आपके स्तर पर। आपकी कमर की चर्बी जो दिख रही है आपको, अब मोटापे से पार पाना है तो पॉलिसी लेवल पे भी बातचीत करनी पड़ेगी और व्यक्तिगत लेवल पे भी बातचीत करनी पड़ेगी कि आप अपने फैट को लेकर, मोटापे को लेकर कितने अवेयर हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही लोग जो बिल्कुल ओवर ओबीज दिखते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को काम करने की आवश्यकता है। शुरुआत होनी चाहिए जो लोग फिट दिखते हैं लेकिन है नहीं दरअसल ओबेसिटी के कुछ अंश है उनमें, वहां से क्यों ना शुरुआत हो। तो वहां तक कैसे जाया जाए, एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर प्रदीप चौबे सर, आपके पास आ रहा हूं। अक्सर सर हमने ये भ्रांति देखी है लोगों में कि जब बहुत ज्यादा ओवरवेट हो जाते हैं, जब विजिबल पेट की चर्बी, पेट का फैट विजिबल हो जाता है, गर्दन वगैरह सब विजिबल हो जाते हैं, उसके बाद इंसान थोड़े ताने वाने जब मिलने लगते हैं तो उसके बाद इंसान ये सोचता है कि साहब अब तो हम तथाकथित रूप से मोटे हो गए। लेकिन तब तक फिर उस जर्नी तक पहुंचने की एक लंबा अरसा बीत चुका होता है। जो फिट जैसे दिखते हैं लेकिन होते वो दरअसल फिट नहीं है सर, ये वो वाली जो कड़ी है, ये कौन सी कड़ी होती है, कब समझें, उसके कोई पैरामीटर होते हैं क्या? जरा बुनियादी बातें समझा दीजिए सर हमें। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो फैट है वो हमारे पेट में होता है। जनरली उसपे कई बार हम नजरअंदाज कर देते हैं उसको, क्योंकि हमारे हाथ पैर दुबले पतले होते हैं तो हम सोचते हैं कि मोटापा नहीं है हमको। बट जो सबसे ज्यादा खतरनाक जो चर्बी होती है वो पेट में होती है, लिवर में होती है, इंटेस्टाइन के आसपास होती है, और पेट के बाकी अंगों में, पेट के अंदर के विसरस में होती है, और इसको हम लोग विसरल फैट कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस फैट के बारे में, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फैट होता है। मतलब ये सारी बीमारियों की जड़ जो होता है वो फैट एब्डोमेन में होता है, लिवर में होता है। वो हाथ पैर में नहीं होता। हाथ पैर का फैट बॉडी को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता। तो क्या होता है कि जब पेट में फैट बढ़ना शुरू होता है, लिवर फैटी होना शुरू होता है, तो एब्डोमेन की गर्थ की साइज इंक्रीज होती है। तो आप ये देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जिनका सिर्फ पेट बढ़ा हुआ है, भले वो कितने भी परसेंटेज से बढ़ा हो, बहुत ज्यादा ना बढ़ा हो, बट स्टिल इसका मतलब ये है कि अगर हम एब्डोमिनल गर्थ लेते हैं और एब्डोमिनल गर्थ और हिप के रेशियो को की अगर हम बात करते हैं, तो वो एक बहुत अर्ली स्टेज में ओबिसिटी पकड़ में आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि उस व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल रेंज में हो, बट एब्डोमिनल फैट के कंटेंट के परसेंटेज बहुत ज्यादा हो, और वो फिर डायबिटीज, प्री डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, कार्डियक इश्यूज, वो सब चीजें सबकी शुरुआत उसी पर्टिकुलर फैट से होती है। तो एब्डोमिनल गर्थ और हिप का एक रेशो लेके इसको हम बहुत आसान तरीके से इसको बता सकते हैं कि ये ओबेसिटी की शुरुआत हो चुकी है। Alright, और उसी स्टेज में उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी होता है, और बल्कि आसान भी होता है उस वक्त, बजाय कि इसके कि जब बहुत ज्यादा लेट हो जाए। डॉक्टर अखिल शर्मा, कहा यह भी जाता है कि भाई आपके हार्ट का रास्ता आपकी कमर से होकर जाता है, और खासतौर से कमर की चर्बी ये बताती है कि आपके हार्ट कितना संवेदनशील है। तो सर इसका थोड़ा सा संबंध बताएं, मोटापे का और हार्ट का। और खास तौर से मैं मोटापा इसलिए मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो विजिबली मोटे दिखते हैं, उन लोगों के जिनको ये गलत फहमी होती है कि हम फिट हैं, हम पतले हैं तथाकथित रूप से, लेकिन दरअसल होते नहीं हैं। दीपक जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि जरूरी नहीं है जो हमको मोटा दिख रहा है वो ही मोटा हो। अगर हम कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के अकॉर्डिंग बात करते हैं या उसके बारे में बात करते हैं, तो 30% तक लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमें विजिबली मोटे ना दिखें, या जिनको हम देख के ना कहें मोटे हैं, लेकिन उनके पास विसरल फैट इतना हो उनके शरीर में जो उनके हार्ट अटैक का रिस्क या फालिस का रिस्क या डायबिटीज और हाइपरटेंशन होने का रिस्क बढ़ा दे। हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है तो आपकी हार्ट अटैक आने की रिस्क या ब्लड प्रेशर होने की रिस्क या डायबिटीज होने की रिस्क बढ़ रही है। बट साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि जिन लोगों को हम मोटापा नहीं देख पा रहे हैं लेकिन अगर उनका विसरल फैट बढ़ा हुआ है तो उनको भी ये रिस्क उतना ही है। तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स हमेशा नहीं बताता कि हम मोटे हैं, हमको उसके लिए अपने विसरल फैट को चेक रखना पड़ेगा। जैसा आपने कहा, मैं कह सकता हूं कि अगर हमारा मोटापा बढ़ता है तो सबसे पहले अफेक्ट होने वाले जो ऑर्गन होते हैं जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से अफेक्ट होते हैं, उनमें हार्ट एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो अल्टीमेटली हमारी हेल्थ के लिए जिम्मेदार होता है। अगर कोई भी व्यक्ति मोटा है, उसको बीपी की समस्या, डायबिटीज की समस्या और इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या हो सकती है, जो अल्टीमेटली डिस्लिपीमिया करती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है और हमारी हार्ट की नसों को चौक करती है, जिससे कि हम हार्ट अटैक और कह सकते हैं कि पैरालिसिस के अटैक का कारण बन सकता है।
तो हमें जितना जल्दी हो इस समस्या को पहचानना है, उसको दूर करना है, जिससे लॉन्ग टर्म के लिए हम हेल्दी रह सकें। एब्सोल्युटली। तो ये सारे के सारे कनेक्शन आप समझ लीजिए कि आपके कमर के रास्ते कौन कौन सी बीमारियां आपके शरीर में आ रही हैं। डॉक्टर शिखा शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्योंकि डाइट का होता है, और ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि अब हम आगे बढ़ते हुए, और ख़ास तौर से जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि तेल की मात्रा को अब आप सीमित कर दीजिए। तो मैम थोड़ा सा बताइए कि क्या इतना ज़रूरी है हमारे किचन में तेल का होना? कुछ थ्योरीज और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा देखें तो तेल कुछ नहीं है, बस दरअसल खाने को जलाने से बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक लुब्रिकेंट है, अदरवाइज उसका ना कोई टेस्ट है ना कोई स्वाद है। तो मैम थोड़ा सच में बताइए कि क्या किचन में तेल होना क्या जरूरी है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने फिर से पूछा है, क्योंकि किचन में तेल की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो नेचुरल ऑयल होता है, जैसे कि मूंगफली है, तिल है, या जो लोग बादाम या अखरोट खा सकते हैं, वो लोग बादाम अखरोट खा सकते हैं, यानी नट्स, ऑयल सीड्स और मूंगफली, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नेचुरल तेल जो है वो बेटर वहां से आता है। इनफैक्ट ये जो हमारा कुकिंग ऑयल है, ये आमतौर पे अच्छी क्वालिटी का होता भी नहीं है, और उसका कारण है कि जो रिफाइंड ऑयल जिसको हम कहते हैं, जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है वो केमिकल से भरा हुआ है। तो आज के समय इनफैक्ट जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम उनको ये नहीं कहते कि आप कैलोरी पे फोकस करें, हम कहते हैं फॉरगेट अबाउट कैलोरी, कैलोरी पे ना फोकस करें, केमिकल फ्री पे फोकस करें, क्योंकि केमिकल्स इतने ज्यादा हमारे खाद्य पदार्थों में आ गए हैं और वो इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर रहे हैं, एस्थमा कॉज कर रहे हैं, हार्ट में ब्लॉकेजेस कॉज कर रहे हैं, लिवर डैमेज। आजकल जितने भी फैटी लिवर के केसेस हैं, आपको ताज्जुब होगा, वो अल्कोहल की वजह से नहीं है, वो बिना अल्कोहल के हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल है हमारे खाद्य पदार्थ में। तो इसीलिए जो ये रिफाइंड ऑयल है, इसकी तो आवश्यकता एक्चुअली नहीं होती है टेक्निकली, साइंटिफिकली, क्योंकि अगर आप मूंगफली खा रहे हैं, आप तिल खा रहे हैं, आप फ्लैक्स सीड खा रहे हैं, जो सीड्स खा रहे हैं, तो वो बेटर है। हाँ, क्योंकि अब हमारे स्वाद के और टेस्ट बड्स बन गए हैं, तो अगर आपको तेल लेना भी है, एक तो कम लें, यानी 1 टीस्पून पर पर्सन पर डे। दूसरा है कच्ची घानी, यानी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जो एक ट्रेडिशनल तरीका था तेल निकालने का, और उसमें आप कोई भी ले सकते हैं। आप सरसों का तेल ले सकते हैं, मूंगफली का ले सकते हैं, जो भी हमारे ट्रेडिशनल ऑयल्स हैं, मगर कच्ची घानी यानी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, नॉट रिफाइंड ऑयल्स। एब्सोल्युटली। और ये अब दोबारा अपनी जड़ों की तरफ लौटने का एक तरह से संकेत भी है, समय भी है, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। अपने पुराने ज़माने में जिस तरह से आहार की हमारे तरीके होते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये शो उन लोगों के लिए काम आया होगा जो एक तो अभी भी मोटापे की पूरी परिभाषा से अनभिज्ञ है, दूसरा जो लोग ये समझते हैं कि हम तो मोटे हैं नहीं, जब मोटे होंगे तब सोचेंगे। तो ज़रा अपने एक बार गिरेबान में भी झांक लीजिए और कमर के अगल बगल भी झांक लीजिएगा कि आप दरअसल मोटे हैं या नहीं, या उस परिभाषा में आते हैं या नहीं। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि ये सिर्फ आपके स्वास्थ्य की बात नहीं है, आपके साथ साथ समाज और फिर पूरे नेशन और फिर इकोनॉमिक वेल्थ की इसमें बात है, इसीलिए प्रधानमंत्री इसका जिक्र कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिखा शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। डॉक्टर अखिल शर्मा, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर प्रदीप चौबे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।